मैं नविता क्लासेस में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। हमारी लगभग 12 जो क्लास हैं वो साइंस की हो चुकी हैं और वो भी पैरेलल में चलेंगी। और साथ में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटी का। इसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमी की जो भी क्वेश्चन आज तक HSSC या HPSC में या कोई भी एग्जाम है, SSC है या UPSC है, जिनमें वो ज़्यादा बार बार टारगेट किए गए हैं, हम उन पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो हम सिर्फ क्वेश्चन की फॉर्मेट में जो आज तक आए हैं एग्जाम में प्रीवियस ईयर में, तो उन्हीं पे ही डिस्कस या फोकस ज्यादा करेंगे, जिस तरीके से हमने साइंस पे फोकस किया है। साइंस भी हमने इसी तरीके से कवर की है ताकि वो कवरेज भी हो जाए और आपको जो भी सिलेबस है जिस तरीके से डिफाइंड किया गया है उसके अकॉर्डिंग आप भी उसमें क्या एक गो थ्रू हो जाए और जो क्वेश्चन आएगा उससे थोड़े ही फेमिलियर हो जाए। आज हम पॉलिटी में स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी एक बहुत अच्छा सेक्शन है। पॉलिटी में क्या है, देखिए, जब भी हमारे जो इंडिया है उस पे कॉलोनियल जो राज था, कॉलोनियल इरा था, उस टाइम से बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आए, ठीक है। और वो पॉलिटी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के साथ क्या हुआ, हमारे देश का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज इन द सेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ। और पॉलिटी में क्या है कि देश का जो संविधान है, जब संविधान हमारे देश का बना था जिसमें संविधान सभा का गठन किया गया, उससे थोड़ा सा पहले हम अगर बैक में जाएंगे, वो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद जितने भी चेंजेस लाए गए उनमें थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बार बार एग्जाम में वो पूछा जाता है। जैसे मैं बात करूं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, ठीक है, फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, ये भी पूछा जा सकता है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, फिर इसी तरीके से 1813 का चार्टर्ड एक्ट आया और 1833 का चार्टर्ड एक्ट लास्ट चार्टर्ड एक्ट था। उसके बाद 1833 के बाद सीधा 1857 का जो एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको गुड गवर्नमेंट एक्ट या बोला गया, 1858 में आया वो। 1857 के जो रिवोल्ट हुआ था, रिवोल्ट के बाद क्या है, क्राउन ने, जो क्राउन थे ब्रिटेन के, उन्होंने सारा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर थी वो अपने हाथ में ले ली थी, ठीक है। उन्हीं के अंडर अब काम करना था। काफी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज किए गए। फिर 1861 का आया, ठीक है। 1861 के बाद फिर 1892 का आया, 92 के बाद 1909 का आया, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म जिसका नाम दिया गया। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में क्या हुआ, बहुत सारे चेंज किए गए। उस टाइम पे मिंटो जो थे वो क्या थे, वॉइसराय थे, ठीक है। और मोर्ले कौन थे, वो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। उसमें मुस्लिम जो थे उनको स्पेशल वो दे दिया गया, स्टेटस दे दिया गया, ठीक है। अब मतलब एक तरीके से डिवाइड एंड रूल का फार्मूला अपनाया गया, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दे दी गई मुस्लिम को, ठीक है। उसके बाद 1919 का आया। 1919 में भी इसी तरीके से क्या कर दिया गया, जो वुमेन थी या फिर मराठा थे या बहुत सारे ऐसे थे जिनको स्पेशल वो दे दिया गया, रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया। तो डिवाइड एंड रूल का फार्मूला इन्होंने अपनाया। 1919 में और 1909 में ये काफी चेंज लाए गए। लेकिन 1919 के बाद और 1927 को, जब उसके 10 साल होने से 2 साल पहले, क्योंकि 1919 के बाद 1929 है, उससे 2 साल पहले 1927 को क्या आया, साइमन कमीशन आया। जॉन साइमन जो थे उनके वो हेड थे, जॉन साइमन उसके हेड थे। वो ये देख रहे थे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज हम कर रहे हैं क्या वो ठीक तरीके से चला हुआ है और फर्दर हम इसमें की क्या चेंज कर सकते हैं, रिफॉर्म ला सकते हैं बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। साइमन कमीशन के नारे लगे, गो साइमन बैक, बैक जाओ, वापस जाओ साइमन, वापस जाओ, ठीक है। जैसे ही साइमन भारत में उतरते हैं, वो आते हैं तो सभी जगह उनको दिखता है कि सभी बाजार बंद हैं, हड़तालें की जा रही हैं, गो साइमन बैक, गो साइमन बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, तो ये नारे लगाए जा रहे हैं। 1930 में
1929 में। देखिए एक तरीके का क्या है, आपका ये रिवीजन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसके बाद हम पॉलिटी पे भी मास्टर स्ट्रोक स्टार्ट करेंगे फटाक फटाक से। इससे एक आपके अंदर एक स्टोरी टाइप की एक जागृति पैदा होगी कि हम किस तरीके से कवर करेंगे। 1929 में क्या हुआ, जब भारत को कोई भी दर्जा नहीं दिया जा रहा था और जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे या जो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशन हो रहे थे उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई, कंप्लीट डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, ठीक है, संपूर्ण स्वराज की मांग की गई। लेकिन क्या हुआ, इस तरीके से उनको ना देने का कारण क्या था, अंग्रेजों को अपने जो पावर थी अपने पास रखनी थी, क्राउन को। इसी तरीके से अब देखा जाए, हम बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस पे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला सेशन कब हुआ, कौन चेयरमैन था। उसके बाद एक सेशन ऐसा था जिसमें गांधी जी उसके प्रेसिडेंट रहे हैं, हेड रहे हैं, वो कहाँ हुआ, कौन से सन में था, 1924 में था, ठीक है। इसी तरीके से भारत की पहली महिला, फर्स्ट जो लेडी है, वुमेन है, वो कौन थी, जो आईएनसी की प्रेसिडेंट रही है। और दादा भाई नौरोजी, ठीक है, ये कितने टाइम प्रेसिडेंट रहे हैं। हम ये सारी चीजें कवर करेंगे पॉलिटी के मास्टर स्ट्रोक में। साथ में हम बात करेंगे जो हमारी संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, कब उसका गठन किया गया, कितने सालों में पूरा हमारा संविधान तैयार हुआ। 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार हुआ, ठीक है। संविधान सभा के कितने मेंबर थे और मेंबर कहाँ कहाँ से लिए गए थे, क्या प्रोविंसेस से लिए गए थे, क्या प्रिंसली स्टेट से लिए गए थे, ठीक है। ये सारी चीजें हम क्या करेंगे। और चीफ कमिश्नरेट, ठीक है, क्या वो वहां से लिए गए थे, ठीक है। इस तरीके से हम ये सारी चीजें कवर करेंगे। संविधान सभा में की कितनी कमेटियां बनी, बी आर अम्बेडकर जी किस कमेटी के अध्यक्ष थे, आपके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी किस किस कमेटी के वो अध्यक्ष रहे हैं। मैं उनको याद करता हूं यूपीएससी की, उसमें यूनियन पावर कमेटी, स्टेट कमेटी, इस तरीके से मैं उनको याद करता हूं क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी इन कमेटियों के अध्यक्ष रहे। यूनियन पावर कमेटी होगी, स्टेट कमेटी है, ठीक है। उसमें फिर बात आती है जो हमारे लौह पुरुष थे, ठीक है, सरदार पटेल जी, वो किस किस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। जैसे फंडामेंटल राइट की बात की जाए, ठीक है, उनके वो अध्यक्ष रहे हैं फंडामेंटल राइट वाले में। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी किस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, स्पीकर कौन थे संविधान सभा के जब भारत और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ। अब बात करेंगे माउंटबेटन प्लान जो थी 3 जून को माउंटबेटन प्लान लाई गई 1947 में, ठीक है। हमारा भारत आजाद कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को, लेकिन 3 जून को माउंटबेटन प्लान ला दी गई कि भारत, लेकिन माउंटबेटन प्लान में भारत और पाकिस्तान को अलग होने का जो प्रोविजन था उसके अकॉर्डिंग क्या है, बहुत सारी हम डिस्कस करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें और एग्जाम में क्या क्या पूछी गई है। हरियाणा के एग्जाम में जो बार बार चीजें पूछी जाती हैं, जैसे पंचायती राज के ऊपर बार बार पूछी जाती है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे आर्टिकल 40 पे बार बार पूछा जाता है, आर्टिकल 243 पे बार बार पूछा जाता है, ये इसी से रिलेटेड है। फिर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट पे बार बार पूछा जाता है, सुप्रीम कोर्ट 124 आर्टिकल है। कैग पे बार बार पूछा जाता है, 148 आर्टिकल के तहत आता है, 148 आर्टिकल, ठीक है। ये चीजें हैं। मास्टर स्ट्रोक जो है हम बहुत ही जल्दी से पॉलिटी को फिनिश कर देंगे, इतना ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। मुश्किल से आपकी पॉलिटी में 5 to 6 मास्टर स्ट्रोक होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। मैं कोशिश करूंगा इसको कवर कर देंगे। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 124 के तहत आता है। कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर, ठीक है, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये किसके 148 के तहत। आर्टिकल 76 क्या आता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है।
आर्टिकल 74 क्या है? आर्टिकल 74 में बोला गया है कि कोई भी अगर डिसीजन होगा प्रेसिडेंट लेंगे वो विद द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है ना। आर्टिकल 74 बोलता है कि जो भी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस जो हमारे लेजिस्लेचर्स हैं उन्हीं की एड एंड एडवाइस से क्या प्रेसिडेंट कोई भी डिसीजन लेंगे। अब मैं बात करूंगा, बहुत सारे आर्टिकल हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे एक उसमें इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है, जो जैसे बात करें आर्टिकल आपका 15 और 16, ये कंफ्यूजन होता है। फंडामेंटल राइट में आता है। फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में आते हैं? पार्ट 3 में आते हैं फंडामेंटल राइट, ये याद रख लेना। कितने पार्ट हैं हमारे संविधान में? हमारे संविधान में कितने पार्ट हैं? 22 पार्ट है, 22 भाग है, ठीक है, ये चीज याद रख लेना। ये है तो इंपॉर्टेंट चीज। अब बात करें पार्ट के साथ में, हमारे संविधान में जब हमारा संविधान बना था उस टाइम पे 395 अनुच्छेद थे, आर्टिकल थे, ठीक है। 22 पार्ट थे, पार्ट तो आज भी 22 ही हैं, और 8 अनुसूची थी, शेड्यूल थे, अनुसूची जिसको बोला गया है, सूची। हिंदी थोड़ी कमजोर है, इसको प्लीज देख लेना, अनुसूची। लेकिन आज के टाइम जो हमारे संविधान में जो आर्टिकल हैं वो 400 से ज्यादा आर्टिकल हैं, ठीक है। शेड्यूल चेंज हो गए, 22 पार्ट सेम है, शेड्यूल कितने हो गए? 12 शेड्यूल है, अनुसूची कितनी है? 12 है। अब हम बात करेंगे एक एक करके क्या क्या है इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में पूछी गई है। जैसे मैं बात करूं फंडामेंटल राइट पे, फंडामेंटल राइट पे बहुत बार एग्जाम में आता है। पहली बात, फंडामेंटल राइट आपके कहां से लिए गए? फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो कहां से लिए गए? देखिए कंफ्यूजन कहां होता है। एक है फंडामेंटल राइट, एक है डीपीएसपीज, ठीक है। ये जो दो चीजें ना, डीपीएसपीज, ये लिए गए आयरिश से, ठीक है ना। अब इसी में देखो आप, जब हम डीपीएसपीज को पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट जो चीज है इसी में, चलो इनको एक बार हम कवर कर लेंगे अच्छे से, देखते हैं इनमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, और जो भी आता रहेगा हम उसको डिस्कस करते रहेंगे। जैसे बात करें हम, पहले हम अमेरिका से ही ले लेते हैं। अमेरिका से क्या है? यूएसए से फंडामेंटल राइट है, ठीक है। यूएसए से क्या है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इंडिपेंडेंट क्या है? न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र होनी चाहिए, ये है, ये अमेरिका से है। अमेरिका से फंडामेंटल राइट लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए, और अमेरिका से क्या है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। साथ में अगर मैं अमेरिका की और बात करूं, यूएसए से, यूएसए में क्या है? जुडिशियल रिव्यू, आजकल जो चला हुआ है जुडिशियल रिव्यू भी अमेरिकन संविधान से लिया है। यूएसए का जो संविधान है वहां से हमने जुडिशियल रिव्यू लिया है। अगर हमें सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जज को रिमूव करना है, जज को रिमूव करना है, वो भी हमने प्रोविजन कहां से लिया है? यूएसए के संविधान से लिया है। तो ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है, और मैं वही देख रहा हूं किस एग्जाम में ये चीजें पूछी गई हैं। एचएसएससी के एग्जाम में ये बार बार पूछी गई हैं, ठीक है ना। उसके बाद प्रियम्बल, यूएसए से ही प्रियम्बल लिया है हमने। प्रियम्बल जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल वो भी हमने कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। हिंदी में देख लेना प्रियम्बल, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हम भारत के लोग हमारा जो संविधान है उसको स्वीकारने का या एस्टैब्लिश करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। ये भी हम अमेरिका से लिया है। उसके बाद
अगर आप बात करें जो आयरिश है, डीपीएसपीज, मैंने बताया था डीपीएसपीज क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक है, ये निर्देश है किसी भी राज्य को, क्या है ये निर्देश है कि आपको किस तरीके से काम करना है, किसी भी जो मनुष्य है फंडामेंटल राइट का हनन ना हो, ये डीपीएसपीज है। फंडामेंटल जो राइट हैं वो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 में तक होते हैं, ठीक है ना, आर्टिकल 12 से 35 तक होते हैं। अगर मैं इससे पहले बात करूं तो वो कौन कौन से आर्टिकल और हैं, देखिए आर्टिकल 12 से 35 आपका हो गया। आर्टिकल 1 से 4, अनुच्छेद 1 से 4 जो है वो किस में आता है? आर्टिकल 1 to 4 जो है वो आता है आपका पार्ट 1 में। वो बोलता है पार्ट 1 में क्या है, ये बोलता है कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन हमारा देश है एंड टेरिटरी उसके बारे में बताता है, ये हमारी टेरिटरी क्या कौन कौन सी है। उसके बाद आर्टिकल 5 से जो 11 है वो बोलता है सिटीजनशिप, हमारे देश में क्या है। एक बात मैं आपको बता देता हूं, जब भी आप सिटीजनशिप की बात करें, नागरिकता की बात करें, ये क्वेश्चन पिछले 2 साल से काफी चर्चा में रहा था सिटीजनशिप, और यूपीएससी में भी और यूपीपीसीएस में भी ये बार बार पूछा गया था कि 5 से किस आर्टिकल में सिटीजनशिप की बात की गई और कौन से वो पार्ट में आता है। देखिए जो सिटीजनशिप की अगर बात करें आप तो वो लिया गया है ब्रिटेन से। सिटीजनशिप जो सिंगल सिटीजनशिप का जो प्रोविजन है, सिंगल सिटीजनशिप, वो हमने कहां से लिया है? वो ब्रिटेन से लिया है। ये क्वेश्चन है ना बहुत बार आया है कि भारत के संविधान में ड्यूल सिटीजनशिप है या सिंगल सिटीजनशिप है। देखिए हम लोग कंफ्यूज थे जब तक आर्टिकल 370 नहीं हटा था। आर्टिकल 370 जब तक था हमारे देश में तो हम कंफ्यूज थे कि भारत में ड्यूल सिटीजनशिप है, ठीक है, लेकिन भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। और हम सोचते थे कि जम्मू कश्मीर का नागरिक हमारे से अलग है और हम उनसे अलग है, ऐसा नहीं है। जैसे ही आर्टिकल 370 को खत्म किया गया, एबोलिश कर दिया गया। कब एबोलिश किया था आर्टिकल 370? आर्टिकल 370 भी पूछ सकता है कौन, क्योंकि अभी चर्चा में है, बार बार उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी उसको दे दिया कि हाँ आर्टिकल 370 को जो हटाया गया है, भारत की सरकार ने जो फैसला लिया है वो एकदम से सही है, ठीक है, भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए। आर्टिकल 370 किससे रिलेटेड है? 370 जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है, ठीक है। अब जब आर्टिकल 370 खत्म कर दिया गया तो अब लोगों के दिमाग में वो सिंगल सिटीजन का अब मोस्टली रह गया है कि सिंगल सिटीजन हमने कहां से ली? जो हमारी एक ही नागरिकता, एकल नागरिकता, वो ब्रिटेन से हमने ये प्रोविजन लिया था, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें आप ब्रिटेन की, ब्रिटेन में अब मैं बात करूंगा हमने संविधान, हमारा जो संविधान है उसमें ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है। पहली तो बात देखिए सिंगल सिटीजनशिप की होगी। दूसरी चीज सुनिए क्या क्या है, लॉ मेकिंग प्रोसेस, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, कानून बनाने का जो प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, कानून बनाने की प्रक्रिया भी हमने ब्रिटेन से ली है। तीसरा रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, भाई हमारे देश में ना सिर्फ कानून का ही वो होगा, पालन होगा, कानून के द्वारा ही सारी चीजें हम चेक करेंगे, अनुमान जो भी है कानून के अंडर ही रह के सब काम करेंगे, चाहे इसमें आपके कार्यपालिका हो चाहे आपकी विधान पालिका हो, तो सभी के सभी क्या करेंगे, कानून के अंडर ही रह के काम करेंगे। और ब्रिटेन से क्या कुछ लिया गया है, जैसे ब्रिटेन से सिंगल सिटीजनशिप होगी, बाई कैमरल हो गया, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया। पार्लियामेंट्री क्योंकि सिस्टम मैं बताऊंगा, पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है वो भी हमने ब्रिटेन से लिया है। देखिए ब्रिटेन ने हमारे ऊपर राज किया इतने सालों तक, लगभग 300 से ज्यादा सालों तक हम ब्रिटेन के अंडर रहे हैं, ठीक है। क्राउन ने राज किया, उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। तो जब धीरे धीरे जब ब्रिटेन की जो क्राउन थे, जब 1857 की क्रांति से थोड़ी सी पहले रेगुलेटिंग एक्ट लाना उन्होंने स्टार्ट किया और 1857 के बाद तो उन्होंने स्पीड पकड़ ली थी।
तो सारे के सारे क्या कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस कर रहे थे। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस कर रहे तो क्या के लेके आए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज लाए तो धीरे धीरे क्या बननी स्टार्ट हुई, भारत के अंदर क्या बननी स्टार्ट हुई, काउंसिल बननी स्टार्ट हुई। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल नाम दिया गया। दो काउंसिल थी, एक इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, एक प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, दो काउंसिल बनाई गई। ये तो सेंटर पे काम करेगी, ये जो प्रोविंसेस थे, स्टेट थे, उनके अंडर काम करेगी। तो ये देखो ना, ये भी तो एक तरह की पार्लियामेंट थी। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, पार्लियामेंट, वो भी कहां से लिया हमने, ब्रिटेन से लिया। साथ में जो ब्रिटेन से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, और क्या लिया गया ब्रिटेन से, हमने लिया ब्रिटेन से ऑफिस ऑफ कैग। कैग, जो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ जर्नल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ जो है था, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये कैग भी हमने कहां से लिया, ब्रिटेन से लिया। तो ब्रिटेन का ये बता दिया। उससे पहले मैंने अमेरिका का बताया था। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ब्रिटेन से सिंगल सिटीजनशिप ली, पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया, लॉ मेकिंग प्रोसीजर लिया, रूल ऑफ लॉ लिया और कैग लिया। ये चीजें हमने कहां से ली, ब्रिटेन से ली। दूसरी बात, एक चीज और ली जो बार बार एग्जाम में पूछी गई है, वो है बाइकैमरल सिस्टम। बाइकैमरल सिस्टम, द्विसदन, दो सदन होंगे, द्विसदन, दो सदन है। भारत की पार्लियामेंट में दो सदन है, बाइकैमरल सिस्टम है ना, दो सदन होंगे। पहला सदन कौन है, लोअर हाउस, जिसको हम लोकसभा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोकसभा, लोकसभा। और जो दूसरा सदन है वो है आपका अपर हाउस, हाउस ऑफ एल्डर भी बोलते हैं, अपर हाउस। अपर हाउस जिसको हम क्या बोलते हैं, राज्यसभा, राज्यसभा। अब मुझे राज्यसभा और लोकसभा से दो चीजें याद आई हरियाणा पे, क्योंकि हरियाणा के एग्जाम के लिए हम टारगेट कर रहे हैं। एक चीज आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बार बार आया है, और ये क्वेश्चन HSSC ने तो इतना पेटेंट बना रखा है कि वो क्वेश्चन को बार बार देने की कोशिश में रहते हैं। हरियाणा जीके में आता है ये। हरियाणा में जो लोकसभा है उसके कितने MP हैं, MP हैं, और राज्यसभा जो है उसके कितने MP हैं, राज्यसभा के, क्योंकि दोनों MP कहलाते हैं। ये भी MP होते हैं, ये भी MP होते हैं, क्योंकि ये भी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में ही तो बैठते हैं। पार्लियामेंट के दो सदन बताइए, कौन सा, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। लोअर हाउस को लोकसभा, अपर हाउस को राज्यसभा। अब हरियाणा में जो लोकसभा के MP है ना, ये भी MP कहलाएंगे, ये भी MP कहलाएंगे। इन MPओ को हम इलेक्ट करते हैं, हम वोट देते हैं, ये डायरेक्ट इलेक्शन होता है इनका, डायरेक्ट इलेक्ट करके हम भेजते हैं, ठीक है ना। लेकिन इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, हमारे द्वारा कोई वोट नहीं दी जाती। हमारे जो MLA लोग हैं ना, हमारे जो प्रतिनिधि हैं, वो इनको क्या करते हैं, वोट करते हैं। समझ में, इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब MLA वोट करेगा, हम खुद वोट करते हैं लोकसभा के केस में। राज्यसभा में हम कभी वोट नहीं करते। हरियाणा की बात कर रहा हूं मैं। हरियाणा में जो है, हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें, 10 सीटें हैं, ठीक है ना, और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 5 सीटें हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं और राज्यसभा की 5 सीटें। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि हरियाणा में टोटल पार्लियामेंट में कितनी रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में, तो कंफ्यूज मत होना कि कभी 10 बोलो कभी नहीं, टोटल रिप्रेजेंटेशन 15 है, क्योंकि 10 आपकी लोकसभा की है और 5 आपकी क्या है, राज्यसभा की है। टोटल आपकी 15 है, ठीक है। अब एक चीज और यहां पे मुझे याद आई कि हरियाणा में जो आपकी विधानसभा की सीटें कितनी है, हरियाणा में विधानसभा की MLA कितने होते हैं हरियाणा में, MLA, विधानसभा की जो सीट है, विधानसभा की कितनी सीटें हरियाणा में, 90 सीटें हैं, 90 सीटें हैं, ठीक है। इसमें से पूछा जाता है कि रिजर्व्ड सीटें कितनी है, रिजर्व्ड सीटें, SC को कितनी सीटें गई हैं, 17 सीटें जो हैं वो SC को गई हैं रिजर्व्ड। जैसे आपके इसराना में आता है, ठीक है, आपका खरखोदा में है, बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो रिजर्व्ड हैं, वो 17 सीटें हैं। ये याद रखना इस चीज को। और आपसे एक क्वेश्चन ये बार बार भी पूछा जाता है कि अब जो विधानसभा है वो कौन से नंबर की चली हुई है। पहली तो बात, आप नंबर नोट करेंगे उसका,
फिर जो सीएम है वो कौन से नंबर के सीएम चले हुए हैं, अभी हरियाणा के जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं वो कितने नंबर के सीएम हैं, और जो मैक्सिमम टाइम सीएम रहे हैं वो कौन है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, ओपी चौटाला 5 बार रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना 5 टाइम रहे हैं वो, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और बहुत बार पूछा गया है, मैक्सिमम टाइम कौन रहे हैं 5 टाइम। उसके बाद लॉन्गेस्ट का भी पूछा है, लंबे टाइम के लिए कौन रहे हैं। अभी मैं जो बात कर रहा था वो था हमारा क्या पार्ट पे, सिटीजनशिप तक हम आगे थे, 5 से 11 सिटीजनशिप थी, ठीक है। उसके बाद सिटीजनशिप के बारे में बता दिया। अब क्या है फंडामेंटल राइट पे, जो फंडामेंटल राइट्स हैं कहाँ से लिए हमने, अमेरिका से लिए, यूएसए से लिए फंडामेंटल राइट। कौन से पार्ट में आते हैं, 3rd पार्ट में आते हैं, भाग 3rd में आते हैं, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। 12 से 35 फंडामेंटल राइट है, 12 से 35 आर्टिकल 12 to 35 ये हमारे फंडामेंटल राइट है, ठीक है। अब जब फंडामेंटल राइट पे क्वेश्चन आता है तो फंडामेंटल राइट 15, 16, 17 सभी को पता है अनटचेबिलिटी पे बात करता है, जो छुआछूत है वो नहीं फैलाएंगे, अनटचेबिलिटी के पे बात करता है। जो 16 है वो एम्प्लॉयमेंट पे बात करता है, एम्प्लॉयमेंट पे बात करता है। जो आर्टिकल 16 का भाग 4 है, अभी आपने देखा होगा ईडब्ल्यूएस का कोटा दिया गया था, ईडब्ल्यूएस का इकोनॉमिक वीक सेक्शन का इस आर्टिकल के तहत दिया गया था, आर्टिकल 16 का भाग 4, ठीक है ना, ये दिया गया था ईडब्ल्यूएस का कोटा। आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 में क्या बोला गया, नो डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे आप, भेदभाव नहीं करेंगे, किस बेसिस पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, ठीक है ना, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। आप इन चीजों पे कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। रिलीजन ना तो धर्म बेसिस पे करेंगे कि इसका ये धर्म है, ठीक है, ना रेस पे करेंगे ये काला है व्हाइट है, ना आप कास्ट पे करेंगे ये किस जाति से है, ना आप सेक्स पे करेंगे, ठीक है, ना आप प्लेस ऑफ बर्थ पे करेंगे, ठीक है। ये बोल देते हैं ना कि ये नॉर्थ ईस्ट से है, ये जम्मू कश्मीर से है, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। हम भारत के लोग हैं, हमारे प्रियम्बल में दर्शाया गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, इन चीजों को ध्यान में रखते नो डिस्क्रिमिनेशन। ये आर्टिकल बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद जो अगर मैं बात करूं फंडामेंटल राइट में ही आर्टिकल जो पूछा गया है आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, देखिए आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ में ना बहुत सारी चीजें आ जाती हैं राइट टू लाइफ में, जैसे इन गुड इन्वायरमेंट, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, है बहुत सारी चीजें आती हैं, सेफ प्लेस, राइट टू। अब आर्टिकल 21A ऐड किया गया था एक्स्ट्रा एक संशोधन के द्वारा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं 21A किस संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था और कौन से सन में किया गया था। ये बात करता है राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन के बारे में बात करता है कि भी जो आर्टिकल 21 है उसमें एजुकेशन का प्रोविजन है, वो ध्यान रखना है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 21 के बाद आता है आर्टिकल आपका 23 और 24, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 23 एंड 24 ये फंडामेंटल। इसमें क्या होगा, किसी भी आदमी को, ह्यूमन बीइंग को ट्रैफिकिंग नहीं करना है, ट्रैफिकिंग, ठीक है ना, ट्रैफिकिंग का मतलब समझ रहे हो, इलीगल तरीके से ट्रांसपोर्ट करना, नो ट्रैफिकिंग, ठीक है ना। उसके बाद ट्रैफिक करके आप उसको ले जाकर कहीं भी एम्प्लॉयमेंट करेंगे, मतलब अननेसेसरी उससे काम कराएंगे, वो नहीं होगा एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आप उसको नहीं करवाएंगे, पहले आप उसको ट्रैफिकिंग कर लो फिर उससे एम्प्लॉयमेंट कराओ। तो आर्टिकल 23 बोलता है कि प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक, ठीक है, इन ह्यूमन बीइंग एंड प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। यहां पे ह्यूमन बीइंग कोई भी आ गया, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो चिल्ड्रन है उससे नहीं करवाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आर्टिकल इंपॉर्टेंट जो है, जो बार बार पूछा गया है, आर्टिकल 29 और 30, ये पूछा गया है एग्जाम में, आर्टिकल 29 और 30,
25, 26, 27 भी एक बार देख ले आप। 27 टैक्स के बारे में बात करता है कि आपकी फ्रीडम है, आप टैक्स दे सकते हैं किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, ठीक है ना। 25 आर्टिकल 25 जो है वो बात करता है आपका फ्रीडम ऑफ कंसाइज, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपेगेशन। कोई भी धर्म है उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके पास फ्रीडम है, प्रोपेगेट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब फ्रीडम ऑफ रिलीजियस अफेयर मेंटेन कर सकते हैं, आर्टिकल 26 बोलता है। आर्टिकल 27 क्या है? पेमेंट ऑफ टैक्स, आप टैक्स दे सकते हैं किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की डेवलपमेंट के, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्टिकल 28 बोलता है कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, रिलीजियस वर्शिप जो है, आप भाई ईसाई धर्म को मानते हैं, सिख धर्म को मानते हैं, हिंदू को मानते हैं, तो वो उसकी जो वर्शिप है, जो पूजा है, या कोई भी किस तरह का प्रोग्राम हो रहा है तो आप अटेंड कर सकते हैं, ये बोलता है आर्टिकल 28। आर्टिकल 29 क्या बोलता है? 29 बोलता है स्पेशल 29 और 30 का एग्जाम में पूछा गया है। आर्टिकल अनुच्छेद 29 और 30 इसमें बोलता है कि माइनॉरिटी के बारे में बात करता है, माइनॉरिटीज, ठीक है ना। जो माइनॉरिटीज हैं उनके बारे में बात करता है, उनके इंटरेस्ट के बारे में बात करता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। 30 बात करता है कि माइनॉरिटी जो है अपना वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो वो चलाना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं? रन कर सकते हैं। 30 बोलता है राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट द एजुकेशन, अपना कोई भी माइनॉरिटीज को हिंदी में बोलते हैं अल्पसंख्यक, ठीक है। अल्पसंख्यक जो हैं वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या कर सकते हैं? एस्टैब्लिश कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना। ये है, और सभी में जितने भी आर्टिकल हैं मैं बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा नेक्स्ट उसमें। स्टे ट्यून विद अस। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत कम टाइम है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है ग्रुप सी की पोस्ट के लिए हरियाणा में, आप मिस ना करें। मैं जो डिस्कस कर रहा हूं, मैं ना अपना टाइम वेस्ट करना चाहता, ना मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट करना चाहता। पिछले कई सालों से मैं इन एग्जामों से जुड़ा हुआ हूं और इनको मैं भली भांति समझता हूं कि किस तरीके से किस एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है। और मैंने ये जितनी भी चीजें डिस्कस की हैं, अननेसेसरी डिस्कस नहीं की हैं, ना टाइम वेस्ट करने की कोशिश की, मैंने वही चीजें डिस्कस की हैं। साथ में मेरे पास क्वेश्चन पेपर है अभी जो मैं देख रहा हूं कि क्या क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और किस किस एग्जाम में पूछा गया है। तो हर एक चीज का जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उसके वो क्या एक लॉजिक है। जैसे मैंने आर्टिकल 29 और 30 की बात की, आर्टिकल मैंने 16 और 15 में डिफरेंस बताया, आर्टिकल 21 और 21A में बताया, 23 और 24 में पहले ट्रैफिकिंग होगी फिर एम्प्लॉयमेंट, ये नहीं करेंगे। तो हर एक चीज का लॉजिक के साथ मैं बात कर रहा हूं। मैंने ब्रिटेन और अमेरिका को क्यों डिफरेंस किया? क्योंकि बार बार पूछी गई है। डीपीएसपीज क्यों बताई? डीपीएसपीज में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं, उनके बारे में मैंने बात की, ठीक है ना। वो कहां से कहां तक आते हैं, जैसे इन आर्टिकल पर मैं सभी पे बात करूंगा जैसे जैसे आते जाएंगे। जैसे डीपीएसपीज पे आ जाइए आप। डीपीएसपीज ये क्या बोलते हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। कहां से लिए हमने? आयरिश से लिए, ठीक है ना। जो आयरलैंड का जो संविधान है हमने वहां से लिए। ये क्या बताते हैं कि राज्य को कि आपको जो आपके जो सब्जेक्ट हैं, मतलब जो भी ह्यूमन बींग हैं या आपके जो रहने वाले हैं, उनके लिए अच्छे डेवलपमेंट के लिए काम करना है। कहां से कहां तक है ये? 36 टू जो आपके डीपीएसपीज है 36 टू 51, ये आपके क्या हैं? डीपीएसपीज हैं। समझ में आई? अब डीपीएसपीज जो हैं उनको ना डिवाइड किया जाता है, डीपीएसपीज को। जैसे आयरिश से लिया हमने, ये मैंने बता दिया। जैसे मैं बात करूं डीपीएसपीज में, ये पार्ट 4th में आता है। पहली तो बात पार्ट 4th में आता है। थर्ड में क्या आता है? थर्ड में आता है आपका फंडामेंटल राइट। पार्ट 3rd में आता है आपका फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, भूलना मत, ये भी पूछा जाता है। पार्ट 4th में आपका डीपीएसपी आ जाता है। 36 से 51 है। इसमें बहुत सारे ऐसे आर्टिकल है जो बार बार पूछे गए हैं। जैसे मैं बात करूं 39A, ठीक है। आपके बाद 40, इसकी बात करता है 40 आपकी जो पंचायत है उसके बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। फ्री लीगल एड के बारे में बात करता है, फ्री लीगल एड के बारे में बात करता है 39A।
जो गरीब लोग हैं उनको फ्री में लीगल एड हो। पंचायत के बारे में बात करता है। फिर जैसे आर्टिकल 41 भी पूछा है, राइट टू वर्क, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 42 मैटरनिटी रिलीफ जो है वो बोला गया है इसमें। उसके बाद आर्टिकल 43A या 43A एंड 43B ये कंफ्यूजिबल है। देखिए इसमें बात करता है कोई भी, अगर मान लीजिए 43 में बात करता है कोई भी इंडस्ट्री है उसका क्या है, मैनेजमेंट जो है वो वर्कर कर सकते हैं, मैनेजमेंट वो क्या है, वर्कर कर सकते हैं, ये बोलता है ए। लेकिन बी बोलता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, ये बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। 3B समझ में आई चीज है, प्रोफेशनल एंड मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसके बाद ये चर्चा में है आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 44, ये बहुत चर्चा में इस साल आ सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का एकल जो कोड है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC। बार बार इस पे चर्चा हुई है। आर्टिकल 44 जिसमें ये बोला गया एक देश, हमारा देश में एक ही कानून होगा, क्योंकि हमारे देश का संविधान भी एक ही है, हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट भी एक ही है, हमारे देश का इलेक्शन कमीशन ऑफ जो है वो भी एक ही है, हमारे देश का जो प्रेसिडेंट है वो भी एक ही है। तो हमारे देश में कोई भी जो फैसला होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत होगा। अगर मैं बात करूं शादी की, शादी में देखिए मुस्लिम है तो उनका कानून होगा, हिंदू है तो उनका कानून लागू होगा, ईसाई है तो वो अपना कानून लागू करेंगे। डाइवोर्स पे बात करेंगे हमारे इसमें होता है नहीं, अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ एक ही कानून बनाया जाएगा अंडर आर्टिकल 44। इसी के साथ मैं आप सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस किया गया है। 5 to 6 लेक्चर में पॉलिटिकल में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी आर्टिकल है या कोई भी प्रोविजंस है, वो मैं डेफिनेट कवर करने की कोशिश करूंगा। आपको कोई भी इससे रिगार्डिंग क्यूरी है, यू कैन कमेंट ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल t.me/drnvn1726। ये नविता क्लासेस जो है वो आपस में कैपिटल लेटर में है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल कैपिटल लेटर में ही नविता क्लासेस जब सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। थैंक यू ऑल।